हेलो दोस्तों, नमस्कार। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के अगले एपिसोड में हम पाठ करेंगे महात्मा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के अनुभव को। इसमें वह अपने दक्षिण अफ्रीका के अनुभव के बारे में बता रहे हैं। पिछले एपिसोड से आगे शीर्षक पहला है बाधाएं। ट्रेन सुबह चार्ल्स टाउन पहुँचती थी। उन दिनों चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग पहुँचने के लिए ट्रेन नहीं थी। घोड़ों की सिकरम थी और बीच में एक रात स्टैंड डर्टन में रुकना पड़ता था। मेरे पास सिकरम का टिकट था। मेरे एक दिन देर से पहुँचने के कारण वह टिकट रद्द नहीं होता था। इसके सिवा अब्दुल्ला सेठ ने सिकरम वाले के नाम चार्ल्स टाउन के पते पर तार भी कर दिया था, पर उसे तो बहाना ही खोजना था। इसलिए मुझे निरा अजनबी समझकर उसने कहा, आपका टिकट तो रद्द हो चुका है। मैंने उचित उत्तर दिया, पर टिकट रद्द होने की बात तो मुझे दूसरे ही कारण से कही गई थी। यात्री सब सिकरम के अंदर ही बैठते थे, लेकिन मैं तो कुली की गिनती में था, अजनबी दिखाई पड़ता था। इसलिए सिकरम वाले की नीयत यह थी कि मुझे गोरे यात्रियों के पास न बैठाना पड़े तो अच्छा हो। सिकरम के बाहर अर्थात कोचवान की बगल में दाएं बाएं 2 बैठकें थीं। उनमें से एक पर सिकरम कंपनी का एक गोरा मुखिया बैठता था। वह अंदर बैठा और मुझे कोचवान की बगल में बैठाया। मैं समझ गया कि यह निरा अन्याय है, अपमान है, पर मैंने इस अपमान को पी जाना उचित समझा। मैं जोर ज़बरदस्ती से अंदर बैठ सकूं, ऐसी स्थिति थी ही नहीं। अगर तकरार में पड़ूं तो सिकरम चली जाए और मेरा एक दिन और टूट जाए, और फिर दूसरे दिन क्या हो सो तो दैव ही जाने। इसलिए मैं समझदारी से काम लेकर बाहर बैठ गया, पर मन में तो बहुत झुझलाया। लगभग 3 बजे सिकरम पारडी को पहुंची। जब उस गोरे मुखिया ने चाहा कि जहां मैं बैठा था वहां वह बैठे। उसे सिगरेट पीनी थी, थोड़ी हवा भी खानी होगी, इसलिए उसने एक मैला सा बोरा जो वहीं कोचवान के पास पड़ा था उठा लिया और पैर रखने के पटिये पर बिछाकर मुझसे कहा, सामी तू यहाँ बैठ, मुझे कोचवान के पास बैठना है। मैं इस अपमान को सहने में असमर्थ था, इसलिए मैंने डरते डरते उसे कहा, तुमने मुझे यहाँ बैठाया और मैंने वह अपमान सह लिया। मेरी जगह तो अंदर थी, पर तुम अंदर बैठ गए और मुझे यहाँ बैठाया। अब तुम्हें बाहर बैठने की इच्छा हुई है और सिगरेट पीनी है, इसलिए तुम मुझे अपने पैरों के पास बैठाना चाहते हो। मैं अंदर जाने को तैयार हूँ, पर तुम्हारे पैरों के पास बैठने को तैयार नहीं। मैं मुश्किल से इतना कह पाया था कि मुझ पर तमाचों की वर्षा होने लगी और वह गोरा मेरी बाँह पकड़कर मुझे नीचे खींचने लगा। बैठक के पास ही पीतल के सीकचे थे। मैंने भूत की तरह उन्हें पकड़ लिया और निश्चय किया कि कलाई चाहे उखड़ जाए, पर सीकचे ना छोड़ूंगा। मुझ पर जो बीत रही थी उसे अंदर बैठे हुए यात्री देख रहे थे। वह गोरा मुझे गालियां दे रहा था, खींच रहा था, मार भी रहा था, पर मैं चुप था। वह बलवान था और मैं बलहीन। यात्रियों में से कईयों को दया आई और उनमें से कुछ बोल उठे, अरे भाई, इस बेचारे को वहाँ बैठा रहने दो, उसे नाहक मारो मत। उसकी बात सच है, यहाँ नहीं तो उसे हमारे पास अंदर बैठने दो। गोरे ने कहा, हरगिज़ नहीं। पर थोड़ा शर्मिंदा यह ज़रूर हुआ, अतएव उसने मुझे मारना बंद कर दिया और मेरी बाँह छोड़ दी। 2-4 गालियाँ तो ज़्यादा दी, पर एक होटेटांट नौकर दूसरी तरफ बैठा था, उसे अपने पैरों के सामने बैठाकर खुद बाहर बैठा। यात्री अंदर बैठ गए। सीटी बजी, सिकरम चली। मेरी छाती तो धड़क ही रही थी। मुझे शक हो रहा था कि मैं जिंदा मुकाम पर पहुंच सकूंगा या नहीं। वह गोरा मेरी ओर बराबर घूरता ही रहा, अंगुली दिखाकर बड़बड़ाता रहा, याद रख, स्टैंड डर्टन पहुंचने दे, फिर तुझे मज़ा चखाऊंगा। मैं तो गूंगा ही बैठा रहा और भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। रात हुई। स्टैंडर्ड पहुँचे कई हिंदुस्तानी चेहरे दिखाई दिए। मुझे कुछ तसल्ली हुई। नीचे उतरते ही हिंदुस्तानी भाइयों ने कहा, हम आपको ईसा सेठ की दुकान पर ले जाने के लिए ही खड़े हैं, हमें दादा अब्दुल्ला का तार मिला है। मैं बहुत खुश हुआ। उनके साथ सेठ ईसा हाजी शुमार की दुकान पर पहुंचा। सेठ और उनके मुनीम गुमास्तों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैंने अपनी आप बीती उन्हें सुनाई। वह बहुत दुखी हुए और अपने कड़वे अनुभवों का वर्णन करके
उन्होंने मुझे आश्वस्त किया। मैं सिकरम कंपनी के एजेंट को अपने साथ हुए व्यवहार की जानकारी देना चाहता था। मैंने एजेंट के नाम चिट्ठी लिखी, उस गोरे ने जो धमकी दी थी उसकी चर्चा की और यह आश्वासन चाहा कि सुबह आगे की यात्रा शुरू होने पर मुझे दूसरे यात्रियों के पास अंदर ही जगह दी जाए। चिट्ठी एजेंट को भेज दी। एजेंट ने मुझे संदेश भेजा, स्टैंडर्ड से बड़ी सिकरम जाती है और कोचवान वगैरह बदल जाते हैं। जिस आदमी के खिलाफ आपने शिकायत की है वह कल नहीं रहेगा, आपको दूसरे यात्रियों के पास ही जगह मिलेगी। इस संदेश से मुझे थोड़ी बेफिक्री हुई। मुझे मारने वाले उस गोरे पर किसी तरह का कोई मुकदमा चलाने का तो मैंने विचार ही नहीं किया था, इसलिए मार का यह प्रकरण यहीं समाप्त हो गया। सवेरे ईसा सेठ के लोग मुझे सिकरम पर ले गए। मुझे मुनासिब जगह मिली और बिना किसी हैरानी के मैं उस रात जोहान्सबर्ग पहुंच गया। स्टैंडर्टन छोटा सा गांव है, जोहान्सबर्ग विशाल नगर है। अब्दुल्ला सेठ ने तार तो वहां भी दे दिया था। मुझे मोहम्मद कासिम कमरुद्दीन की दुकान का नाम पता भी दिया था। उनका आदमी सिकरम के पड़ाव पर पहुंचा था, पर न मैंने उसे देखा और न वह मुझे पहचान सका। मैंने होटल में जाने का विचार किया। 2-4 होटलों के नाम जान लिए थे। गाड़ी वाली से कहा कि ग्रांड नेशनल होटल में ले चलो। वहां पहुंचने पर मैनेजर के पास गया, जगह मांगी। मैनेजर ने क्षण भर मुझे निहारा, फिर शिष्टाचार की भाषा में कहा, मुझे खेद है, सब कमरे भरे पड़े हैं, और मुझे विदा किया। इसलिए मैंने गाड़ी वाले से मोहम्मद कासिम कमरुद्दीन की दुकान पर ले चलने को कहा। वहाँ अब्दुल गनी सेठ मेरी राह देख रहे थे। उन्होंने मेरा स्वागत किया। मैंने होटल की अपनी बीती सुनाई। वह खिलखिला कर हंस पड़े। बोले, वह हमें होटल में कैसे उतरने देंगे? मैंने पूछा, क्यों नहीं? सो तो आप कुछ दिन रहने के बाद ही जान जाएंगे। इस देश में तो हम ही रह सकते हैं, क्योंकि हमें पैसे कमाने हैं, इसलिए नाना प्रकार के अपमान सहन करने पड़ते हैं। यूँ कहकर उन्होंने ट्रांसवाल में हिंदुस्तानियों पर गुजरने वाले कष्टों का इतिहास कह सुनाया। इन अब्दुल गनी सेठ का परिचय हमें आगे और भी करना होगा। उन्होंने कहा, यह देश आपके समान लोगों के लिए नहीं है। देखिए, कल आपको प्रिटोरिया जाना है, वहाँ आपको तीसरे दर्जे में ही जगह मिलेगी। ट्रांसवाल में नेटाल से अधिक कष्ट है। यहाँ हमारे लोगों को पहले या दूसरे दर्जे का टिकट दिया ही नहीं जाता। मैंने कहा, आपने इसके लिए पूरी कोशिश नहीं की होगी? अब्दुल गनी सेठ बोले, हमने पत्र व्यवहार तो किया है, पर हमारे अधिकतर लोग पहले दूसरे दर्जे में बैठना भी कहाँ चाहते हैं। मैंने रेलवे के नियम मांगे, उन्हें पढ़ा। उनमें इस बात की गुंजाइश थी। ट्रांसवाल के मूल कानून सूक्ष्मतापूर्वक नहीं बनाए जाते थे। रेलवे के नियमों का तो पूछना ही क्या था। मैंने सेठ से कहा, मैं तो फर्स्ट क्लास में ही जाऊंगा, और वैसे ना जा सका तो प्रिटोरिया यहाँ से 37 मील ही तो है, मैं वहाँ घोड़ा गाड़ी करके चला जाऊँगा। अब्दुल गनी सेठ ने उसमें लगने वाले खर्च और समय की तरफ मेरा ध्यान खींचा, पर मेरे विचार से वे सहमत हुए। मैंने स्टेशन मास्टर को पत्र भेजा। उसमें मैंने अपने बैरिस्टर होने की बात लिखी। यह भी सूचित किया कि मैं हमेशा पहले दर्जे में ही सफ़र करता हूँ। प्रिटोरिया तुरंत पहुँचने की आवश्यकता की तरफ से उनका ध्यान खींचा और उन्हें लिखा कि उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने जितना समय मेरे पास नहीं होगा, तो पत्र का जवाब देने के लिए मैं खुद ही स्टेशन पर पहुंचूंगा और पहले दर्जे का टिकट पाने की आशा रखूंगा। इसमें मेरे मन में थोड़ा पेच था। मेरा यह ख्याल था कि स्टेशन मास्टर लिखित उत्तर तो ना ही देगा, फिर कुली बैरिस्टर कैसे रहते होंगे इसकी भी वह कोई कल्पना ना कर सकेगा। इसलिए अगर मैं पूरी साहबी ठाठ में उसके सामने जाकर खड़ा रहूँगा और उससे बात करूँगा तो वह समझ जाएगा और शायद मुझे टिकट दे देगा। तो मैं फ्रॉक कोट नेकटाई वगैरह डालकर स्टेशन पहुंचा। स्टेशन मास्टर के सामने मैंने गिन्नी निकाल कर रखी और पहले दर्जे का टिकट मांगा। उसने कहा, आपने ही मुझे चिट्ठी लिखी है? मैंने कहा, जी हाँ। यदि आप मुझे टिकट देंगे तो मैं आपका एहसान मानूंगा। मुझे आज प्रिटोरिया पहुंचना ही चाहिए। स्टेशन मास्टर हंसा। उसे दया आई। वह बोला, मैं ट्रांसवालर नहीं हूँ, मैं हाईलैंडर हूँ। मैं आपकी भावना को समझ सकता हूँ। आपके प्रति मेरी सहानुभूति है। मैं आपको टिकट देना चाहता हूँ, पर एक शर्त है। अगर रास्ते में गार्ड आपको उतार दे और तीसरे दर्जे में बैठाए तो आप मुझे फांसिए नहीं, यानी आप रेलवे कंपनी पर दावा न कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आपकी यात्रा निर्विघ्न पूरी हो। आप सज्जन हैं, यह तो मैं देख ही सकता हूँ। यूँ कहकर उसने टिकट काट दिया। मैंने उसका उपकार माना और उसे निश्चिंत किया। अब्दुल गनी सेठ मुझे विदा करने आए थे। यह कौतुक देखकर वह प्रसन्न हुए। उन्हें आश्चर्य हुआ, पर मुझे चेताया, आप भली भांति प्रिटोरिया पहुंच जाएं तो समझूंगा
कि बेड़ा पार हुआ। मुझे डर है कि गार्ड आपको पहले दर्जे में आराम से बैठने नहीं देगा, और गार्ड ने बैठने भी दिया तो यात्री नहीं बैठने देंगे। मैं तो पहले दर्जे के डिब्बे में बैठा। ट्रेन चली। जर्मिस्टन पहुंचने पर गार्ड टिकट जांचने आया। मुझे देखते ही खींच उठा। उंगली से इशारा करके मुझसे कहा, तीसरे दर्जे में जाओ। मैंने पहले दर्जे का अपना टिकट दिखाया। उसने कहा, कोई बात नहीं, जाओ तीसरे दर्जे में। इस डिब्बे में एक ही अंग्रेज यात्री था। उसने गार्ड को आड़े हाथों लिया। तुम इन भले आदमी को क्यों परेशान करते हो? देखते नहीं हो इनके पास पहले दर्जे का टिकट है। मुझे इनके बैठने से तनिक भी कष्ट नहीं है। यूँ कहकर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, आप इत्मीनान से बैठे रहिए। गार्ड बड़बड़ाया, आपको कुली के साथ बैठना है तो मेरा क्या बिगड़ता है, और चल दिया। रात करीब 8 बजे ट्रेन प्रिटोरिया पहुंची। प्रिटोरिया में पहला दिन। मुझे आशा थी कि प्रिटोरिया स्टेशन पर दादा अब्दुल्ला के वकील की ओर से कोई आदमी मुझे मिलेगा। मैं जानता था कि कोई हिंदुस्तानी तो मुझे लेने आया ही ना होगा, और किसी भी हिंदुस्तानी के घर न रहने के वचन से मैं बंधा हुआ था। वकील ने किसी आदमी को स्टेशन पर भेजा ना था। बाद में मुझे पता चला कि मेरे पहुंचने का दिन रविवार था, इसलिए थोड़ी असुविधा उठाए बिना वह किसी को भेज नहीं सकते थे। मैं परेशान हुआ, सोचने लगा कहाँ जाऊँ। डर था कि कोई होटल मुझे जगह न देगा। स्टेशन खाली हुआ। मैंने टिकट कलेक्टर को टिकट देकर पूछताछ शुरू की। उसने सभ्यता से उत्तर दिए, पर मैंने देखा कि वह मेरी अधिक मदद नहीं कर सकता था। उसको बगल में एक अमेरिकन हबशी सज्जन खड़े थे। उन्होंने मुझसे बातचीत शुरू की। मैं देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल अजनबी हैं और यहाँ आपका कोई मित्र नहीं है। अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको एक छोटे से होटल में ले चलूँगा। उसका मालिक अमेरिकन है और उसे अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा ख्याल है कि वह टिका लेगा। मुझे थोड़ा शक तो हुआ, पर मैंने इन सज्जन का उपकार माना और उनके साथ जाना स्वीकार किया। वह मुझे जॉस्टन के फैमिली होटल में ले गए। पहले उन्होंने मिस्टर जॉस्टन को वो ले जाकर थोड़ी बात की। मिस्टर जॉस्टन ने मुझे एक रात के लिए ठिकाना कबूल किया, और वह भी इस शर्त पर कि भोजन मेरे कमरे में पहुंचा देंगे। मिस्टर जॉस्टन ने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे मन में तो काले गोरे का कोई भेद नहीं है, पर मेरे ग्राहक सब गोरे ही हैं। यदि मैं आपको गृह में भोजन कराऊं तो मेरे ग्राहक बुरा मानेंगे और शायद वे चले जाएंगे। मैंने जवाब दिया, मुझे एक रात के लिए रहने दें। इसे मैं भी आपका उपकार मानता हूँ। इस देश की स्थिति से मैं कुछ परिचित हो चुका हूँ। मैं आपकी कठिनाई को समझ सकता हूँ। मुझे आप खुशी से मेरे कमरे में खाना दीजिए। कल तक मैं दूसरा प्रबंध कर लेने की आशा रखता हूँ। मुझे कमरा दिया गया। मैंने उसमें प्रवेश किया। एकांत मिलने पर भोजन की राह देखता हुआ मैं विचारों में डूब गया। इस होटल में अधिक यात्री नहीं रहते थे। कुछ देर बाद भोजन के साथ वेटर को आता देख के बदले मैंने मिस्टर जस्टिन को देखा। उन्होंने कहा, मैंने आपको कमरे में खाना देने की बात कही थी, पर मैंने उसमें शर्म महसूस की, इसलिए अपने ग्राहकों से आपके विषय में बातचीत करके उनकी राय जानी। आप भोजन गृह में बैठकर भोजन करें तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ जितने दिन भी रहना चाहें रहें, उनकी ओर से कोई रुकावट नहीं होगी। इसलिए अब आप चाहें तो भोजन गृह में आइए और जब तक जी चाहे यहाँ रहिए। मैंने फिर उनका उपकार माना और मैं भोजन गृह में गया। निश्चिंत होकर भोजन किया। दूसरे दिन सवेरे मैं वकील के घर गया। उनका नाम था A.W. बेकर। उनसे मिला। अब्दुल्ला सेठ ने मुझे उनके बारे में कुछ बता दिया था, इसलिए हमारी पहली मुलाकात से मुझे कोई आश्चर्य न हुआ। वह मुझसे प्रेम पूर्वक मिले और मेरे बारे में कुछ बातें पूछीं जो मैंने उन्हें बतला दी। उन्होंने कहा, बैरिस्टर के नाते तो आपका यहाँ कोई उपयोग हो ही नहीं सकेगा। इस मुकदमे के लिए हमने अच्छे से अच्छे बैरिस्टर कर रखे हैं। मुकदमा लंबा है और गुत्थियों से भरा हुआ है, इसलिए आपसे मैं आवश्यक तथ्याद प्राप्त करने का ही काम ले सकूँगा। पर इतना फ़ायदा अवश्य होगा कि अपने मुवक्किल के साथ पत्र व्यवहार करने में मुझे अब आसानी हो जाएगी, और तथ्याद की जो जानकारी मुझे खुद प्राप्त करनी होगी वह मैं आपके द्वारा मंगवा सकूँगा। आपके लिए अभी तक मैंने कोई मकान तो तलाश नहीं किया है। सोचा था कि आपको देखने के बाद खोज लूँगा। यहाँ रंग भेद बहुत है, इसलिए घर मिलना आसान नहीं है। पर मैं एक बहन को जानता हूँ, वह गरीब हैं, भटियारे की स्त्री हैं। मेरा ख्याल है कि वह आपको टिका लेंगी। उसे भी कुछ मदद हो जाएगी। चलिए हम आपको वहाँ ले चलें। यूँ कहकर वह मुझे वहाँ ले गए। मिस्टर बेकर ने उस बहन को ले जाकर उससे कुछ बातें की और उसने मुझे ठिकाना स्वीकार किया। हफ्ते के 35 सीलिंग देने का निश्चय हुआ। हमारी पहली ही मुलाकात में मिस्टर बेकर ने धर्म संबंधी मेरी मनःस्थिति जान ली।
मैंने उन्हें बतला दिया, मैं जन्म से हिंदू हूँ, इस धर्म का भी मुझे अधिक ज्ञान नहीं है, दूसरे धर्मों का ज्ञान भी कम ही है। मैं कहाँ हूँ, क्या मानता हूँ, मुझे क्या मानना चाहिए, यह सब मैं नहीं जानता। अपने धर्म का अध्ययन मैं गंभीरता से करना चाहता हूँ, दूसरे धर्मों का अध्ययन भी यथाशक्ति करने का मेरा इरादा है। यह सब सुनकर मिस्टर बेकर खुश हुए और बोले, मैं स्वयं साउथ अफ्रीका जनरल मिशन का एक डायरेक्टर हूँ। मैंने अपने खर्च से एक गिरजाघर बनवाया है, उसमें समय समय पर धर्म संबंधी व्याख्यान दिया करता हूँ। मैं रंग भेद को नहीं मानता, मेरे साथ काम करने वाले कुछ साथी भी हैं। हम प्रतिदिन 1 बजे कुछ मिनट के लिए मिलते हैं और आत्मा की शांति तथा प्रकाश के लिए प्रार्थना करते हैं। उसमें आप आएंगे तो मुझे खुशी होगी। वहाँ मैं अपने साथियों से भी आपकी पहचान करा दूंगा, वह सब आपसे मिलकर प्रसन्न होंगे और मुझे विश्वास है कि उनका समागम आपको भी अच्छा लगेगा। मैं आपको कुछ धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ने के लिए दूंगा, पर सच्ची पुस्तक तो बाइबल ही है। मेरी सलाह है कि आप उसे अवश्य पढ़िए। मैंने मिस्टर बेकर को धन्यवाद दिया। अपने बस भर रोज़ 1 बजे उनके मंडल में प्रार्थना के लिए पहुंचना शुभ किया। मैं मिस्टर जॉनस्टन के पास गया, बिल चुकाया, नए घर में पहुंचा, वहां भोजन किया। घर मालकिन भली स्त्री थी, उसने मेरे लिए अन्नाहार तैयार किया था। इस कुटुंब से घुल मिल जाने में मुझे देर न लगी। भोजन से निपट कर मैं उन मित्र से मिलने गया जिनके नाम दादा अब्दुल्ला ने मुझे पत्र दिया था। उससे जान पहचान हुई। हिंदुस्तानियों की दुर्दशा की विशेष बातें उनसे जानने को मिली। उन्होंने मुझे अपने घर रहने का आग्रह किया। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और मेरे लिए जो व्यवस्था हो चुकी थी उसकी बात कही। उन्होंने मुझसे आग्रहपूर्वक कहा कि जिस चीज़ की आवश्यकता हो मैं उनसे मांग लूँ। शाम हुई। ब्यालू और मैं तो अपने कमरे में जाकर विचारों के चक्कर में पड़ गया। मैंने अपने लिए तुरंत कोई काम नहीं देखा। अब्दुल्ला सेठ को इसकी सूचना भेज दी। मिस्टर बेकर की मित्रता का क्या अर्थ हो सकता है, उनके धर्म बंधुओं से मुझे क्या मिल सकेगा, ईसाई धर्म का अध्ययन मुझे किस हद तक करना चाहिए, हिंदू धर्म का साहित्य कहाँ से प्राप्त किया जाए, उसे समझे बिना मैं ईसाई धर्म के स्वरूप को कैसे समझ सकता हूँ। मैं एक ही निर्णय कर सका, मुझे जो भी पढ़ने को मिले उसे मैं निष्पक्ष भाव से पढूं और मिस्टर बेकर के समुदाय को भगवान जिस समय जो सुझाव दे सो जवाब दूं। जब तक मैं अपने धर्म को पूरी तरह समझ ना लूं तब तक मुझे दूसरे धर्मों को समझने का विचार नहीं करना चाहिए। इस तरह सोचता हूँ मैं निद्रावश हो गया। ईसाइयों से संपर्क। दूसरे दिन 1 बजे मैं मिस्टर बेकर के प्रार्थना समाज में गया। वहाँ मिस हैरिस, मिस गेब, मिस्टर कोटस आदि से परिचय हुआ। सबने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की। मैंने भी उनका अनुसरण किया। प्रार्थना में जिसकी जो इच्छा होती, जो सो ईश्वर से मांगता, दिन शांति से बीते, ईश्वर हमारे हृदय के द्वार खोले, इत्यादि बातें तो होती ही थी। मिस हैरिस और मिस गेब दोनों प्राणावस्था की कुमारिकाएँ थीं। मिस्टर कोट्स क्वेकर थे, वह दोनों कुमारिकाएँ साथ रहती थीं। उन्होंने मुझे हर रविवार को 4 बजे की चाय के लिए अपने घर आने का आमंत्रण दिया। मिस्टर कोट्स जब मिलते तो मुझे हर रविवार को उन्हें हफ्ते भर की अपनी धार्मिक डायरी सुनानी पड़ती। कौन कौन सी पुस्तकें मैंने पढ़ी, मेरे मन पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा होती। वह दोनों बहनें अपने मीठे अनुभव सुनाती और अपने को प्राप्त हुई परम शांति की बातें करती। मिस्टर कोट्स का एक साफ दिल वाले चुस्त नौजवान क्वेकर थे, उनके साथ मेरा गाढ़ संबंध हो गया। हम बहुत बार एक साथ घूमने भी जाया करते थे। वह मुझे दूसरे ईसाइयों के घर भी ले जाते थे। मिस्टर कोट्स ने मुझे पुस्तकों से लाद दिया। जैसे जैसे वह मुझे पहचानते जाते वैसे वैसे उन्हें अच्छी लगने वाली पुस्तकें भी वह मुझे पढ़ने को देते रहते। मैंने भी केवल श्रद्धावश ही उन पुस्तकों को पढ़ना स्वीकार किया। इन पुस्तकों की हम आपस में भी चर्चा किया करते थे। उसमें ईश्वर के अस्तित्व के बारे में दी गई दलीलें मेरे किसी काम की न थीं, क्योंकि वह समय मेरी नास्तिकता का नहीं था, पर ईसा के अद्वितीय अवतार के बारे में और उनके मनुष्य तथा ईश्वर के बीच संधि करने वाला होने के बारे में जो दलीलें दी गई थी उनकी मुझ पर कोई छाप नहीं पड़ी। पर मिस्टर कोट्स हारने वाले आदमी नहीं थे, उनके प्रेम का पार न था। उन्होंने मेरे गले में वैष्णवी कंठी देखी, उन्हें यह वहम जान पड़ा और वे दुखी हुए। बोले, यह वहम तुम जैसे को शोभा नहीं देता, लाओ इसे तोड़ दूं। यह कंठी नहीं टूट सकती, माता जी की त्रासदी है। पर क्या तुम इसमें विश्वास करते हो?
मैं इसका गूढ़ार्थ नहीं जानता। इसे न पहनने से मेरा कल्याण होगा ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता, पर माता जी ने जो माला मुझे प्रेम पूर्वक पहनाई है, जिसे पहनाने में उन्होंने मेरा कल्याण माना है, उसका त्याग मैं बिना कारण नहीं करूँगा। समय पाकर यह जीर्ण हो जाएगी और टूट जाएगी तो दूसरी प्राप्त करके पहनने का लोभ मुझे नहीं रहेगा, पर यह कंठी टूट नहीं सकती। मिस्टर कोट्स मेरी इस दलील की कदर नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें तो मेरे धर्म के प्रति ही अनास्था थी। वह मुझे अज्ञान कूप में से उबाल लेने की आशा रखते थे। वह मुझे यह बताना चाहते थे कि दूसरे धर्मों में भले ही कुछ सत्य हो, पर पूर्ण सत्य रूप ईसाई धर्म को स्वीकार किए बिना मोक्ष मिल ही नहीं सकता। ईसा की मध्यस्थता के बिना पाप धुल ही नहीं सकते और सारे पुण्य कर्म निरर्थक हो जाते हैं। मिस्टर कोट्स ने जिस प्रकार मुझे पुस्तकों से परिचय कराया, उसी प्रकार जिन्हें वह धर्म प्राण ईसाई मानते थे उनसे भी मेरा परिचय कराया। इन परिचयों में एक परिचय प्लीमथ ब्रदर से संबंधित एक कुटुंब का था। प्लीमथ ब्रदर नाम का एक ईसाई संप्रदाय है। कोट्स के कराए हुए बहुत से परिचय मुझे अच्छे लगे। वह लोग मुझे ईश्वर से डरने वाले जान पड़े, पर इस कुटुंब में एक भाई ने मुझसे यह दलील की, आप हमारे धर्म की खूबी नहीं समझ सकते। आपकी बातों से हम देखते हैं कि आपको क्षण क्षण में अपनी मूल भूलों का विचार करना होता है, उन्हें सदा सुधारना होता है। न सुधारने पर आपको पश्चाताप करना पड़ता है, प्रायश्चित करना होता है। इस क्रियाकांड से आपको मुक्ति कब मिल सकती है? शांति तो आपको मिल ही नहीं सकती। आप यह तो स्वीकार करते ही हैं कि हम पापी हैं। अब हमारे विश्वास की परिपूर्णता देखिए। हमारा प्रयत्न व्यर्थ है, फिर भी मुक्ति की आवश्यकता तो है ही। पाप का बोझ कैसे उठे? हम उसे ईसा पर डाल दें। वह ईश्वर का एकमात्र निष्पाप पुत्र है। उसका वरदान है कि जो ईश्वर को मानते हैं उनके पाप वह धो देता है। ईश्वर की यह अगाध उदारता है। ईसा की इस मुक्ति योजना को हमने स्वीकार किया है, इसलिए हमारे पाप हमसे चिपटते नहीं। पाप तो मनुष्य से होते ही हैं। इस दुनिया में निष्पाप कैसे रहा जा सकता है? इसी से ईसा ने सारे संसार के पापों को प्रायश्चित एक ही बार में कर डाला। जो उनके महाबलिदान को स्वीकार करना चाहते हैं वह वैसा करके शांति प्राप्त कर सकते हैं। कहीं आपको अशांति और कहाँ हमारी शांति। यह दलील मेरे गले बिल्कुल नहीं उतरी। मैंने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, यदि सर्वमान्य ईसाई धर्म यही है तो यह मेरे काम का नहीं है। मैं पाप के परिणाम से मुक्ति नहीं चाहता। मैं तो पाप वृत्ति से, पाप कर्म से मुक्ति चाहता हूँ। जब तक वह मुक्ति नहीं मिलती तब तक अपनी यह शांति मुझे प्रिय रहेगी। प्लीमथ ब्रदर ने उत्तर दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका प्रयत्न व्यर्थ है। मेरी बात पर आप फिर सोचिएगा। और इन भाई ने जैसा कहा वैसा अपने व्यवहार द्वारा करके भी दिखा दिया, जानबूझकर अनीति कर दिखाई। पर सब ईसाइयों की ऐसी मान्यता नहीं होती, यह तो मैं इन परिचयों से पहले ही जान चुका था। मिस्टर कोट स्वयं ही पाप से डरकर चलने वाले थे। उनका हृदय निर्मल था। वह हृदय बुद्धि शुद्धि की साक्ष्यता में विश्वास करते थे। उक्त बहनें भी वैसे ही थीं। मेरे साथ पढ़ने वाली पुस्तकों में से कई भक्तिपूर्ण थीं। अतएव इस परिचय से मिस्टर कोट्स को जो घबराहट हुई उसे मैंने शांत किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि एक प्लीमथ ब्रदर की अनुचित धारणा के कारण मैं ईसाई धर्म के बारे में गलत राय नहीं बना सकता। मेरी कठिनाइयाँ तो बाइबल के बारे में और उसके रूढ़ अर्थ के बारे में थी। हिंदुस्तानियों से परिचय। ईसाई संबंधों के बारे में अधिक लिखने से पहले उसी समय के दूसरे अनुभवों का उल्लेख करना आवश्यक है। नेटाल में स्थान दादा अब्दुल्ला का था। प्रिटोरिया में वही स्थान सेठ तैयब हाजी खान मोहम्मद का था। उनके बिना एक भी सार्वजनिक काम चल नहीं सकता था। उनसे मैंने पहले ही हफ्ते में जान पहचान कर ली। मैंने उन्हें बताया कि मैं प्रिटोरिया के प्रत्येक हिंदुस्तानी के संपर्क में आना चाहता हूं। मैंने हिंदुस्तानियों की स्थिति का अध्ययन करने की अपनी इच्छा प्रकट की और इन सारे कामों में उनकी मदद चाहिए। उन्होंने खुशी से मदद देना कबूल किया। मेरा पहला कदम तो सब हिंदुस्तानियों की एक सभा करके उनके सामने सारी स्थिति का चित्र खड़ा करना था। सेठ हाजी मोहम्मद हाजी यूसुफ के यहाँ यह सभा हुई, जिनके नाम मेरे पास एक सिफारसी पत्र था। इस सभा में मेमन व्यापारी विशेष रूप से आए थे। कुछ हिंदू भी थे। प्रिटोरिया में हिंदुओं का आबादी बहुत कम थी। यह मेरे जीवन का पहला भाषण माना जा सकता है। मैंने काफ़ी तैयारी की थी। मुझे सत्य पर बोलना था। मैं व्यापारियों के मुंह से यह
सुनता आ रहा था कि व्यापार में सत्य नहीं चल सकता। इस बात को मैं तब भी नहीं मानता था, आज भी नहीं मानता। यह कहने वाले व्यापारी मित्र आज भी मौजूद हैं कि व्यापार के साथ सत्य का मेल नहीं बैठ सकता। ये व्यापार को व्यवहार कहते हैं, सत्य को धर्म कहते हैं, और दलील यह देते हैं कि व्यवहार एक चीज़ है, धर्म दूसरी। उनका यह विश्वास है कि व्यवहार में शुद्ध सत्य चल ही नहीं सकता, उसमें तो सत्य यथाशक्ति ही बोला बरता जा सकता है। अपने भाषण में मैंने इस स्थिति का डटकर विरोध किया और व्यापारियों को उनके दोहरे कर्तव्य का स्मरण कराया। प्रदेश में आने से उनकी जिम्मेदारी देश की उपेक्षा अधिक हो गई है, क्योंकि मुट्ठी भर हिंदुस्तानियों की रहन सहन से हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को नापा तौला जाता है। अंग्रेज़ों की रहन सहन की तुलना में हमारी रहन सहन गंदी है, इसे मैं देख चुका था। मैंने इसकी ओर भी उनका ध्यान खींचा। हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई अथवा गुजराती, मद्रासी, पंजाबी, सिंधी, कच्छी, सूरती आदि भेदों को भुला देने पर जोर दिया। अंत में मैंने यह सुझाया कि एक मंडल की स्थापना करके हिंदुस्तानियों के कष्टों और कठिनाइयों का इलाज अधिकारियों से मिलकर और अर्जियां भेजकर करना चाहिए, और यह सूचित किया कि मुझे जितना समय मिलेगा उतना इस काम के लिए मैं बिना वेतन के दूंगा। मैंने देखा कि सभा पर मेरी बातों का अच्छा प्रभाव पड़ा। मेरे भाषण के बाद चर्चा हुई, कईयों ने मुझे तथ्यों की जानकारी देने को कहा। मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने देखा कि इस सभा में अंग्रेजी का ज्ञान रखने वाले कुछ ही लोग थे। मुझे लगा कि ऐसे प्रदेश में अंग्रेजी का ज्ञान हो तो अच्छा है, इसलिए मैंने सलाह दी कि जिन्हें फुर्सत हो वह अंग्रेजी सीख लें। मैंने यह भी कहा कि अधिक उम्र हो जाने पर भी पढ़ा जा सकता है, और इस तरह पढ़ने वालों के उदाहरण भी दिए। और कोई क्लास खुले तो उसे, अथवा छुटपुट पढ़ने वाले मिलें तो उन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी मैंने खुद अपने सिर ली। क्लास तो नहीं खुला, पर 3 आदमी अपनी सुविधा से उनके घर आकर पढ़ने की शर्त पर पढ़ने के लिए तैयार न हुए। इनमें 2 मुसलमान थे, 2 में से एक हज्जाम था और एक कारकुन था। एक हिंदू छोटा दुकानदार था। मैंने सबकी बात मान ली। पढ़ाने की अपनी शक्ति के विषय में तो मुझे कोई अविश्वास था ही नहीं। मेरे शिष्यों को थका माने तो वह थके कहे जा सकते हैं, पर मैं नहीं थका। कभी ऐसा भी होता कि मैं उनके घर जाता और उन्हें फुर्सत नहीं होती, पर मैंने धीरज न छोड़ा। उनमें से किसी को अंग्रेजी का गहरा अध्ययन तो करना ही ना था, पर 2 ने करीब 8 महीने में अच्छी प्रगति कर ली। ऐसा कहा जा सकता है कि 2 ने हिसाब किताब करना और साधारण पत्र व्यवहार करना सीख लिया। हज्जाम को तो अपने ग्राहकों के साथ बातचीत कर सकने लायक ही अंग्रेजी सीखनी थी। 2 व्यक्तियों ने अपनी इस पढ़ाई के कारण ठीक ठाक कमाने की शक्ति भी प्राप्त कर ली थी। सभा के परिणाम से मुझे संतोष हुआ। निश्चय हुआ कि ऐसी सभा हर महीने या हर हफ्ते की जाए। यह सभा न्यूनाधिक नियमित रूप से होती थी और उसमें विचारों का आदान प्रदान होता रहता था। नतीजा यह हुआ कि प्रेटोरिया में शायद ही कोई ऐसा हिंदुस्तानी रहा होगा जिसे मैं पहचानने न लगा हूँ, अथवा जिसकी स्थिति से मैं परिचित न हो गया हूँ। हिंदुस्तानियों की स्थिति का ऐसा ज्ञान प्राप्त करने का परिणाम यह आया कि मुझे प्रेटोरिया में रहने वाले ब्रिटिश एजेंट से परिचय करने की इच्छा हुई। मैं मिस्टर जोकब्स डिबेट से मिला। उनकी सहानुभूति हिंदुस्तानियों के साथ थी। उनका प्रभाव कम था, पर उन्होंने यथासंभव मदद करने और मिलना हो तो तब आकर मिल जाने के लिए कहा। रेलवे के अधिकारियों से मैंने पत्र व्यवहार शुरू किया और बतलाया कि उन्हीं के कायदों के अनुसार हिंदुस्तानियों को ऊँचे दर्जे में यात्रा करने से रोका नहीं जा सकता। इसके परिणाम स्वरूप यह पत्र मिला कि अच्छे कपड़े पहने हुए हिंदुस्तानियों को ऊँचे दर्जे के टिकट दिए जाएंगे। इससे पूरी सुविधा नहीं मिली, क्योंकि अच्छे कपड़े किसने पहने हैं इसका निर्णय तो स्टेशन मास्टर को ही करना था ना। ब्रिटिश एजेंट ने मुझे हिंदुस्तानियों के बारे में हुए पत्र व्यवहार संबंधी कई कागज़ पढ़ने को दिए। तैयब सेठ ने भी दिए थे। उनसे मुझे पता चला कि ऑरेंज फ्री स्टेट से हिंदुस्तानियों को किस निर्दयता के साथ निकाल बाहर किया गया था। सारांश यह है कि ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट के हिंदुस्तानियों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का गहरा अध्ययन मैं प्रेटोरिया में कर सका। इस अध्ययन का आगे चलकर मेरे लिए पूरा उपयोग होने वाला है, इसकी मुझे जरा भी कल्पना नहीं थी। मुझे तो 1 साल के अंत में अथवा मुकदमा पहले समाप्त हो जाए तो उससे पहले ही स्वदेश लौट जाना था, पर ईश्वर ने कुछ और ही सोच रखा था। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।